गठबंधन का सवाल था, सभी जगह गठबंधन टूट रहे थे। हमारे नेता को लगा कि एक किसी छोटे से इश्यूज को लेकर यहाँ गठबंधन नहीं टूट जाए। 15 सीट यदि हम जीत गए होते, 20 सीट यहाँ 15 सीट जीत गए होते, 12 जीत गए होते तो आज देश का प्रधानमंत्री कौन होता? सवाल पप्पू यादव का नहीं है। कांग्रेस बैसाखी और किसी के सहारे नहीं चलेगी। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ सकती है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही हम एनडीए को हरा सकते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। कांग्रेस पार्टी बिहार में आजकल ज़्यादा सक्रिय है। इतना सक्रिय कभी पहले नहीं दिखाई देती थी और ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि क्या कांग्रेस के नए जो प्रभारी हैं बिहार में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा कर पाएंगे। और सबकी नज़र टिकी हुई है पप्पू यादव पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस का जिसका व्यक्तित्व लड़ाकू हो, जुझारू नेता की हो, जो चुनाव का चेहरा बन सके। तो अभी मेरे साथ पप्पू यादव जी हैं, पूर्णिया के सांसद, जो कांग्रेस पार्टी में कभी भी जा सकते हैं, बहुत करीब हैं कांग्रेस के। पप्पू जी, अभी कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में है, एक्टिव दिखाई दे रही है। प्रभारी बदल गए हैं, कृष्णा अलवारू लगातार मेहनत कर रहे हैं और बड़ा सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जा सकते नहीं हैं हम। कांग्रेस आइडियोलॉजी और उसके साथ हमारा कंप्लीट बड़ा रिश्ता है। कांग्रेस में जो हमारे लीडर हैं, आदरणीय राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, हम उनके विचारों के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जाते हैं। हर चुनाव के साथ प्योर कांग्रेसी की तरह हम वर्कर की तरह काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कांग्रेसी में जाएंगे नहीं, कांग्रेसी हैं। कांग्रेस में तो प्रियंका गांधी ने खुद आपको ज्वाइन करवाया था। ज्वाइन मैटर नहीं है। उसके बाद चुनाव हुआ झारखंड का, उसके बाद चुनाव हुआ दिल्ली का। तो एक एज ए वर्कर के तरह हमने मेहनत की है। हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। जो हमारे नेता राहुल जी जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग कंधे में कंधे मिला करके लगातार चल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं सदन में, सदन के बाहर। प्रियंका जी ने ज्वाइन कराया और प्रियंका जी के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस ने तो आपका साथ नहीं दिया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। मेरी बात समझिए, कांग्रेस ने साथ दिया कि नहीं दिया ये तो आप नहीं तय करिएगा ना। हम कट देती ना कांग्रेस, अगर देती। भैया हो सकता है कुछ मजबूरियां रही होंगी। गठबंधन का सवाल था, सभी जगह गठबंधन टूट रहे थे। हमारे नेता को लगा कि एक किसी छोटे से इश्यूज को लेकर यहाँ गठबंधन नहीं टूट जाए। तो मुझे अच्छा लगा। हमारे चलते यदि गठबंधन टूटता, गठबंधन के पीठ में खंजर जिस किसी ने भी यहाँ भोंका, दरार पैदा हुई और हम कमज़ोर हुए। हम और 15 सीट यहाँ चुनाव जीत सकते थे। हम जितना सीट जीते हैं उस मिला करके 15, और आज 15 सीट यदि हम जीत गए होते, 20 सीट यहाँ 15 सीट जीत गए होते, 12 जीत गए होते तो आज देश का प्रधानमंत्री कौन होता? सवाल पप्पू यादव का नहीं है। देश का प्रधानमंत्री आज संविधान बना के लिए और आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए, ईबीसी ओबीसी की बात करने वालों के लिए आज देश का पीएम कौन होता? आप उठाइए। आज ये लोग तो नहीं होते जो एसटी एससी विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो जाति जनगणना के विरोधी हैं, जो युवा विरोधी हैं। ये लोग तो इस जन्म में नहीं होते। लेकिन हमने आपको कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह ने रोक दिया। वो अब उससे हमको क्या लेना देना। धन्यवाद। मैं कौन रोका वो जाने, उसके काम जाने। उनको विधानसभा में कुछ और होता है, लोकसभा में ये लोग कुछ और होते हैं। लोकसभा में जब हमारे नेता की बारी आई, राहुल गांधी जी को पीएम बनने की बारी आई, तो सभी लोगों ने मिल करके तालमेल घालमेल करके रोक दिया गया। अब विधानसभा की बारी आती है तो सेकुलर बनने लगते हैं सब लोग। तो तब कहाँ सेकुलरिज्म थे? और तब आप देश के प्रधानमंत्री बनने में आपकी परेशानी क्या थी? तब आपने जो सही सीट चाहिए वो सीट नहीं दिया कांग्रेस को। तो आपको पप्पू यादव से था, कांग्रेस से तो नहीं था ना। आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए बात करते। आज जब अपनी बारी आती है तो अब पिताजी भी कहते हैं, अच्छी बात है। अब हर पार्टी का अपना नेता तैयार कहता है कि हमारा सीएम कौन हो, पीएम कौन हो। आपको सभी लोगों ने बनाया। तो पप्पू यादव की चिंता आप छोड़ दीजिए। पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ही है ना।
काम कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में जा रहे हैं ना, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं ना। कांग्रेस लात मार के निकाल देगा तो देखेंगे। सबको इंतजार है कि बिहार कांग्रेस में अहम भूमिका कब निभाएंगे पप्पू यादव। ये तो बिहार की जनता को है, नेतृत्व को है। समय पर सब कुछ होता है, आप चिंता नहीं करिए। समय काल पात्र के अनुसार सब कुछ हो जाता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रधान जी। टाइम आप कांग्रेस अपने तरीके से सब कुछ देख रही है। प्रभारी नए आए हैं, अच्छे हैं, सुलझे हैं, परिपक्व हैं, साइलेंट किलर हैं, बिल्कुल सब कुछ आपको दिख जाएगा। आप चिंता ना करिए। कांग्रेस बैसाखी और किसी के सहारे नहीं चलेगी। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ सकती है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही हम एनडीए को हरा सकते हैं। अभी तक तो लालू यादव ही तय करते रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस कहां से लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, किसको लड़ाएगी। लालू यादव जी मेरे लिए सम्मानित है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। तब कांग्रेस क्या कर रही थी, क्या हो रहा था, उससे नहीं पता। आज की कांग्रेस के बारे में मैं इतना कह सकता हूं, और समय और परिस्थिति यह कहती है कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम किसी भी कीमत पर एनडीए को डिफीट करेंगे। कांग्रेस को छोटा दिखा करके या बिना कांग्रेस को आगे लाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। चुनाव के बाद सीएम घोषित होना चाहिए, कौन बनेगा, कितना होना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूँ। मैंने कहा कि कांग्रेस में उद्धव जी को नहीं किया, वहाँ नहीं किया। और मेरा मानना है कि बिहार की जो राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें किसी भी कीमत पर जब हम एनडीए को हरा करके आएंगे मजबूती के साथ, तब विधायक दल के नेता के में को चयन करने का अधिकार मिले कि सीएम कौन हो। अब अभी कांग्रेस जो हमारे नेता बोल रहे हैं, जो हमारे प्रभारी बोल रहे हैं, या और भी अजीत जी और जो बोल रहे हैं, या कांग्रेस जो समझ रही है बिहार को, बिहार में आप इतना समझिए कि ना तो अब लालू जी की स्थिति वो है, ना किसी की स्थिति है। इसीलिए किसी भी जाति धर्म, चाहे ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े जात के लोग हों, चाहे छोटी जात के लोग हों, दलित हो, बिना किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड के, हिंदू मुसलमान के, आप इसको समझिए कि हर परिस्थिति में कांग्रेस पर सब ट्रस्ट करता है। इसलिए यदि बिहार को बचाना है और इंडिया गठबंधन को आप चाहते हैं कि सरकार बने और बिहार से 2029, बिहार से असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु की लड़ाई लड़नी है, तो बिहार में हल्की राजनीति नहीं चलेगी। और बिहार कल क्या करते थी गठबंधन नहीं पता। आज गठबंधन को गंभीरता से समझना पड़ेगा कि क्या हम बिना मुख्यमंत्री के चुनाव मजबूती से लड़ सकते हैं या मुख्यमंत्री को घोषित करके। और मेरा मानना है कि बिना मुख्यमंत्री के घोषित करके चुनाव लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट कोई और हो। हाँ, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जैसे ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगा महागठबंधन, एनडीए के लोग जंगल राज का डर दिखाएंगे। नहीं, देखिए इस सब बात हम नहीं जानते हैं। सबसे बड़का जंगल राज तो 20 साल, अभी जो जंगल राज की स्थिति है, डेली आधा दर्जन बेटी का बलात्कार, डेली मर्डर, डेली माफियागिरी, डेली। अब इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? विजय सिन्हा जी कहते हैं कि हमारा बात ही नहीं मानता, फाइल ही नहीं देता, फाइल जला देता है। इससे बड़ा जंगल राज क्या? तो विभाग ही एक निर्माण कंपनी ने बदलवा दिया भैया। ये तो इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है भैया? जब एक कंपनी जो सबसे ज्यादा लुटेरा है, कौन इसको बचा रहा है भाई? सिंगला कंपनी जो सब जगह ब्लैक लिस्टेड है। हम तो सदन में उठाएंगे, सिंगला कंपनी को छोड़ेंगे? सिंगला कंपनी से एक एक पैसा का हिसाब लेंगे भाई, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जब विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की बात नहीं मानता तो जनता की कौन सुनेगा भाई? सब लूट में लगे हुए हैं कि पैसा जल्दी से जल्दी लूटो, और चुनाव में जितने मंत्री के लगभग मंत्री लूटने में लगे हुए हैं। यदि मैं नीतीश कुमार जी को इंडिविजुअल छोड़ दूं, सिंगल, उनकी जो पर्सनैलिटी है, अन्य जो मंत्री मुख्यमंत्री मंत्री लोग हैं वो तो पूरा का पूरा लूट में लगे हुए हैं। तो जंगल राज अब 20 साल पहले का जंगल राज बोलते रहिएगा, आप फिर बोलिएगा 2005 में क्या हुआ। भैया 2024 में क्या हो रहा ये बोलिए ना। तेजस्वी यादव का चेहरा आएगा तो ये मुद्दा बनेगा। अब देखिए, मुझे नहीं पता, ये कांग्रेस तय करेगी। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हमेशा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, ईमानदार चुनाव लड़ती है, संविधान और देश और ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी आरक्षण को बचा करके बिना जात पात के हिंदू मुसलमान के चुनाव लड़ती है, बिना नफरत के चुनाव लड़ती है। और उसमें
मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनाव के बाद ही तय होता है। आरजेडी से बेहतर परफॉर्मेंस होगा कांग्रेस का इस बार विधानसभा में? देखिए, कांग्रेस पर जो भरोसा है, किसका क्या परफॉर्मेंस होगा मैं नहीं जानता हूं। कौन दल क्या परफॉर्मेंस करेंगे वो जाने। कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस होगा ये मैं मानता हूं। लेकिन पप्पू यादव तो कांग्रेस के लिए बहुत चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। पप्पू यादव बिहार कांग्रेस के लिए कब घूमेंगे? सदाकत आश्रम कब जाएंगे? डेली घूम रहे हैं, गिलहरी की तरह काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस जिम्मेदारी देगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में जा रहे हैं तो सदाकत आश्रम पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक से ऊपर है क्या? लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद सदाकत आश्रम से पर्ची लेना पड़ता है। एआईसीसी तो जा रहे हैं ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जा रहे हैं कि नहीं? सबसे बड़े अपर हाउस के बैठक में मैं जा रहा हूं कि नहीं? सदाकत आश्रम से पर्ची क्यों नहीं ले रहे हैं? सब पर्ची है मेरे पास, पूरा पर्ची है। अब पर्ची की चिंता नहीं कीजिए, पूरा शरीर कांग्रेस में है। वो तो मैं देख रहा हूँ, मेहनत करें कांग्रेस के लिए। और आप आएंगे तो कांग्रेस मजबूत भी होगी, क्योंकि एक जुझारू चेहरा है। मजबूत है। बिहार में कौन चेहरा है? कांग्रेस के साथ विश्वास है, उस विश्वास को और हमको मजबूत करना, बस इतना ही है। हाँ, तो पप्पू यादव चेहरा बनेंगे कांग्रेस का तो मजबूती मिलेगी ना भाई। भैया, हम भी गिलाड़ी का काम करेंगे, एक ढेपा हम घरा में डाल देंगे ताकि सबको पानी पीने का मौका मिले। सभी दशमलव कोमा हैफन रैपन सबसे ना होता है। वो शतरंज के प्यादा को हटा दीजिए तो आप घोड़ा, किश्ती, मंत्री ये सब बचा पाइएगा राजा को? तो सबकी अहमियत है, उसमें हमारी भी अहमियत है। हम प्यादा की तरह काम करते हैं। कांग्रेस में कोई चेहरा बड़ा नहीं है जो लीड कर सके, जिसको देख के लोग वोट दें। पप्पू यादव आएंगे तो ये तो सहज हो जाएगा ना, एक चेहरा मिलेगा जुझारू नेता का। ये तो पार्क ही ना समझेंगे। ये तो हीरा की परख जोहरी को होती है। जोहरी लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो उन्हें तय करने दीजिए ना। अपने मियाँ मिट्ठू का है और वो की तरह हमको कह रहे हैं आप। हम एक सेवक हैं, मददगार हैं और ईमानदार आवाज़ उठाते हैं कॉमन लोगों के लिए। पूरा बिहारी है, 13 करोड़ बिहार के हित में बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हमें एक अच्छा सेवक के रूप में और अच्छे न्याय प्रिय लोगों के रूप में, ताकि हर आदमी के लिए न्याय कर सकूं, बस इतना ही रहने दीजिए। और दायित्व तो जनता को छोड़ दीजिए और हमारे नेता को छोड़ दीजिए। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सब धर्मगुरुओं का रास्ता बिहार आने लगा है। अब देखिए, श्री रविशंकर जी पटना में हैं, बीजेपी के डिप्टी सीएम से जाकर सबसे पहले मुलाकात की। और हम भी तो मुलाकात और दूसरे बागेश्वर बाबा भी यहाँ पहुँच गए हैं। रविशंकर जी को आप आर्ट ऑफ लिविंग है, उनको आप बीजेपी या इस तरह से मत जोड़िए। रविशंकर जी एक अच्छे साधक हैं, अच्छे आध्यात्मिक गुरु, उस पर मत जाइए। अब जो नया जिनको अभी जुम्मा 4 दिन 5 दिन पैदा हुए हुआ, उसकी मार्केटिंग एट्रेंडम पूंजीपति पैसे वाले और देश के पीएम सीएम सब करने लगे। जगत गुरु ने क्या कहा इस बंदर के बारे में, इस छिछोरे बन के बारे में क्या बोला? सारे शंकराचार्य ने इसके बारे में क्या बोला कि छिछोरा है। और संत कभी आप देखे हैं संत का इस तरह का व्यवहार देखें? ये तो आध्यात्मिक जगत गुरु है। बुद्ध है, महावीर है, नानक है, महाभारत है, कर्मवीर है। आप किसी को भी उठा के देखिए, तो ये तो बंदर के तरह करना, इसकी मार्केटिंग बिल्कुल सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व है। तो कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं बिहार। उनको क्या पता सनातन और क्या होता है हिंदू राष्ट्र? इनको क्या जानकारी? हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंब का है। हिंदुस्तान सनातनियों का है। हिंदुस्तान सनातन की आइडियोलॉजी से चलता है। यही आश्रम बनाएंगे, यही घर बनाएंगे बिहार में। ये देखिए, मैं आपको बता दिया, इसको तो प्रतिबंध लगा के कहीं सबको जेल में बंद करने की जरूरत है। ये सब जेल के लायक है। ये सब हम आएंगे तो कभी इन लोगों को जिस दिन आएंगे, सबसे पहले इन्हीं ऐसे लोगों को, संत को आने की पूरी छूट होगी। शंकरा गुरुचार्य को होगा। जितने साधु ऋषि महंत होंगे वो होंगे। महर्षि को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, कबीर को मानने वाले लोग, कृष्ण को मानने वाले लोग, ऐसे जो कर्मयोगी लोग होंगे, शिव को मानने वाले, वो आएंगे। लेकिन ये जितना ये नफरत पैदा करने वाले और चप्पल जूता से औरंगजेब पर मार करके क्या दिखाना चाहते हो? औरंगजेब कोई मुद्दा है? आज मुद्दा है किसान, आज मुद्दा है गरीबी, आज मुद्दा है बेरोजगारी। आज बिहार में औरंगजेब मुद्दा बना हुआ है, विधानसभा में देख रहे हैं ना। आप छोड़िए ना, सब चुरकुट टाइप की बात छोड़ दीजिए। जिनकी दुकान नहीं चलती है, ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए बात करते रहते हैं।
और इनकी दुकान इसी चीज़ों से चलती है। ऐसे आबा बाबा के बारे में छोड़िए, उनको नहीं ज्ञान कि यहाँ क्या है, ये ज्ञान की तपोभूमि है, अज्ञानी का कोई जगह यहाँ नहीं है। उससे बड़ा अज्ञानी कुछ आता ही नहीं। गीता का कोई एक श्लोक उससे पूछ लीजिएगा, वो बोल दे तो जो कहिए, रामायण का श्लोक बोल दे तो जो कहिए, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ चैलेंज करता हूँ उसको। तो बड़ा चमत्कार दिखाते हैं भैया, ऐसे चमत्कार को उसको बोलिए मेरे सामने बैठे और वो चमत्कार की बात करे, सिर्फ हम और वो रहें और लाइव हो पूरे मीडिया का। गोपालगंज में आए हैं, काहे नहीं चुनौती देते हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि मीडिया का लाइव हो। आप गोपालगंज जाके चुनौती दीजिए। हम पागल हैं गोपालगंज? हम ये गोबर पर घी डालिएगा तो वहां किसकी आएगी? पत्थर फेंकिएगा पैखाना पर तो छींटा आप ही पर पड़ेगा। हमको क्या लेना देना उससे? लेकिन जो बात सनातन की हम कर रहे हैं ना, गीता में क्या लाइन है उसको न देखिए, रामायण में क्या लाइन है उसको देखिए। हमको बंदर की तरह काम करना है, हमको तो काम सेवा गरीबों की करना है। हम तो डेली 40 शादी कराते हैं, ये एक दिन दूसरा शादी करा करके मार्केटिंग कर रहा है। यहाँ तो डेली कई तो पूंजीपति लोग कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहा है, ये उसकी मार्केटिंग कर रहा है मोदी जी से। जितना इस बंदर का वजन होगा उतना तो डेली बांटते हैं हम, ये लूटता है, पैसा लेता है पब्लिक से। अच्छा, एक बार लास्ट आखिरी सवाल चुनाव पर। आप अमित शाह की तारीफ करते हैं, उनके मैनेजमेंट का, चुनाव मैनेजमेंट का, चुनाव की तैयारी का। क्या इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई नेता है जो अमित शाह का मुकाबला कर सके चुनाव मैनेजमेंट? अमित शाह की तारीफ नहीं करता हूं, मैं कहता हूं ये हूं कि उससे बड़े लेवल पर हमको समझना पड़ेगा टेक्निकल चुनाव को। ये 24 घंटा कौन संस्था को प्रभावित करना है, किसको खत्म करना है, किसको मिटाना है, कौन सीट पर नफरत पैदा करना है, किस पर कितना पैसा लगाना है, तो ये मैं कह रहा हूं कि कोई जो जीता सो सिकंदर, एक क्वालिटी तो है ना उसमें, तो वो क्वालिटी है उसकी, उससे अलग हट के हमको जीना पड़ेगा। वैसा नेता कोई अभी इंडिया गठबंधन में नहीं दिखाई दे रहा। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वैसा नेता इंडिया गठबंधन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि हमें उससे बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है, और जितना पैसा वो खर्च करता है उससे ज्यादा पैसा की जरूरत है। तेजस्वी यादव के बारे में तो सर्वे आ गया है कि 50% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और बहुत इतरार है। तो समझ में नहीं आता 40, लेकिन उसी सर्वे में कह रहा है सरकार एनडीए की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन कर रहा है? ये एक तो चुरकुट का नाम तीसरा में रख दी, कौन है ये सी वोटर किसका है? बीजेपी का। ये सर्वे तो पैसा से होता है सब कुछ। ये क्या तेजस्वी को सीएम को बताएगा बीजेपी? या तो नीतीश कुमार को औकात बताना है तो कोई तो बताएगा ना कहीं। नीतीश कुमार को आप औकात बताइएगा। आज क्या जरूरत है इसकी? इतना दिन पहले सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं इंडिया नहीं बनेगा, एनडीए बनेगा। क्या सीएम फेस बता रहे थे तेजस्वी? तो ये समझ में दुनिया को नहीं आ रहा। इनको दे रहे हैं 18%, एक तो चुरकुट को आप दे रहे हैं 15%। प्रशांत किशोर को धोने का लूर ने उसको आप 15%, उसका कहाँ से भाई? प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है? चिराग पासवान वाली होगी जो पिछले चुनाव में था चिराग पासवान। हम उसका ठिका नहीं लिए हैं, लेकिन वो बीजेपी तय की हुई है कि उसकी भूमिका क्या है, वो बीजेपी से पूछिए। उनकी भूमिका के बारे में बीजेपी को पता है। आप नेता हैं, आप समझते हैं? नहीं, हमको कुछ नहीं समझना उसके बारे में, उसके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते। समझ गए ना? बीजेपी नीतीश को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस को कहीं से भी कमजोर करना चाहती है। उसके लिए वो किसी से भी इंटरनल समझौता करेगा जहां से उनको बेनिफिट मिलेगा जदयू को कमजोर करने का। पहले कहीं और से किया, अब कहीं और से करेगा। कांग्रेस को कमजोर करने का जहां से रास्ता मिलेगा वहां पर वो तालमेल करता है, और उनका तालमेल है। तो पप्पू यादव जी ने खुलासा कर दिया है कि तेजस्वी यादव सर्वे को देखकर ज़्यादा इतराए नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को छोटा दिखाने के लिए एक रणनीति के तहत, सोची समझी चाल के तहत बीजेपी ने सर्वे प्लान कराया है, जिसमें नीतीश कुमार को कम लोगों की पसंद बताया गया है, तेजस्वी यादव को 50% लोगों की पसंद बताया गया है। तो इससे इतराने की जरूरत नहीं, आरजेडी के लोगों को गंभीरता से इस सर्वे के मकसद को समझने की जरूरत है।